नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के बारे में। आप सबको वेरी गुड इवनिंग। मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हो। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हमने अधिगम जो विषय वस्तु है वो पढ़ लिया है, अधिगम यूनिट वाली। इसके अलावा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में भी पढ़ लिया है। दोस्तों, हम आज अध्ययन करेंगे अभिप्रेरणा पर। अभिप्रेरणा क्या होती है, इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, हम चर्चा करेंगे आज अभिप्रेरणा पर। अभिप्रेरणा होती क्या है, देखिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया टॉपिक है अभिप्रेरणा। इंग्लिश में कहते हैं इसे मोटिवेशन। सबसे पहले दोस्तों, इसके बारे में हमें यह जान लेना चाहिए अभिप्रेरणा होती क्या है और अभिप्रेरणा कहते किसे है। सबसे पहले दोस्तों, इस अभिप्रेरणा के बारे में आपको यह याद रखना है, अभिप्रेरणा जो शब्द है यह शब्द इंग्लिश भाषा का शब्द है। मनोविज्ञान का कोई भी शब्द आ जाए, जैसे साइकोलॉजी एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है लेकिन बना दूसरी भाषा से है। पर्सनालिटी अंग्रेजी भाषा का है लेकिन बना किस शब्द से है। वैसे ही दोस्तों देखिएगा, जो अभिप्रेरणा जो शब्द है यह शब्द अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन इस शब्द की जो उत्पत्ति है दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इस शब्द की उत्पत्ति जिस शब्द से हुई है, यानी हम यूं कह सकते हैं जिस भाषा से हुई है, उस भाषा का नाम है लैटिन भाषा। यानी लैटिन भाषा के मोटम शब्द से, लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। दोस्तों देखिएगा, यहां अंतर क्या है। अंतर यह है कि यदि दोस्तों आपसे यह पूछे कि ये जो मोटम शब्द है, ये मोटम शब्द किस भाषा का है, तो दोस्तों ये जो मोटम शब्द है ये मोटम लैटिन भाषा का है, लेकिन ये मोटिवेशन शब्द है जो है वो अंग्रेजी भाषा का है। यानी अभिप्रेरणा अंग्रेजी भाषा के, यानी हम यूं कह सकते हैं मोटिवेशन अंग्रेजी भाषा का रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है। देखिएगा दोस्तों, जिसका अर्थ यानी मोटम का अर्थ, जिसका अर्थ टू मूव, जिसका अर्थ टू मूव, यानी हम यूं कह सकते हैं कि गति करना, जिसका अर्थ क्या होता है, गति करना होता है। गति करना यानी आगे की ओर बढ़ना, गति करना होता है। देखिएगा दोस्तों, अभिप्रेरणा जो शब्द है सामान्य भाषा में जिसको हम प्रेरणा कहते हैं, मनोविज्ञान में उसे क्या कहते हैं, हम अभिप्रेरणा कहते हैं। आपने ये शब्द कई बार सुना होगा दोस्तों, लेकिन इस अर्थ का यानी अभिप्रेरणा, या हम यूं कह सकते हैं प्रेरणा को हम अभिप्रेरणा यदि कहें तो यह अभिप्रेरणा का एक संकुचित अर्थ होगा। जो अभिप्रेरणा का जो व्यापक शब्द है, वो व्यापक शब्द क्या है इसके बारे में देखिए दोस्तों। आप इतना सा याद रखना, अभिप्रेरणा होती क्या है, तो मैं आपको एक लाइन में लिख के बता रहा हूं कि अभिप्रेरणा होती क्या है। अभिप्रेरणा एक ऐसा आंतरिक बल है, अभिप्रेरणा एक ऐसा, हम यूं कह सकते हैं आंतरिक बल है, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक है, एक ऐसा प्रेरक है, या हम यूं कह सकते हैं अभिप्रेरणा एक ऐसा आंतरिक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर, या फिर हम यूं कह सकते हैं लक्ष्य की ओर या निश्चित व्यवहार करने के लिए, या हम यूं कह सकते हैं निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है। देखिएगा यहां दोस्तों, आपको ये जो मैंने दो लाइनें लिखी है, ये लाइनें दोस्तों आपको बाद में समझ में आएगी। पहले हमें यह समझना चाहिए अभिप्रेरणा है क्या। दोस्तों, ये शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत अच्छा एक टॉपिक है अभिप्रेरणा। इस अभिप्रेरणा में से दोस्तों अब तक अधिकांश जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, वो ज्ञान के आधार पर नहीं आए हैं। डायरेक्ट ऐसे कभी नहीं पूछा है कि अभिप्रेरणा बताओ लैटिन भाषा के किस शब्द से बना, ऐसा प्रश्न नहीं आया है। इसका जो भी एग्जाम में प्रश्न आया है दोस्तों, वो प्रश्न अवबोध के आधार पर आया है, और प्रश्न हमेशा अक्सर इस प्रकार का आया है कि निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। और दोस्तों कई बार शब्द आता नहीं है, और जिसमें 4 कथन दिए हुए होते हैं और एक कथन जो गलत दिया हुआ होता है वो हमें चुनना पड़ता है। सबसे पहले दोस्तों
हमें यह जानना होगा कि अभिप्रेरणा होती क्या है। अभिप्रेरणा हम कहते हैं किसे, लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है, कई विद्यार्थियों का आता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप इसको समझने से पहले आप यह समझो कि अभिप्रेरणा क्या है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यानी हम जो भी कार्य करना चाहते हैं उस कार्य की प्राप्ति के लिए हमारे अंदर कई प्रकार के आंतरिक बल उत्पन्न होते हैं। जैसे देख लीजिएगा, हमारा जो लक्ष्य है, मान लीजिए हमारा लक्ष्य है फर्स्ट ग्रेड, तो फर्स्ट ग्रेड बनने के लिए कई बार यानी कभी कभी हमारे अंदर इतना आंतरिक बल उत्पन्न होता है कि हम तुरंत किताबें खरीदने के लिए जाते हैं, पढ़ने लगते हैं कि ना हमें फर्स्ट ग्रेड बनना है। हमारे अंदर उत्पन्न होने वाला जो जोश, जो जुनून और जो आंतरिक बल होता है, उस आंतरिक बल को हम अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा होती क्या है, इसको हम यूं कह सकते हैं, कभी कभी हमारे अंदर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो आंतरिक व्यक्ति उत्पन्न होता है कि नहीं तुझे ये कार्य करना है, तुझे यहां तक जाना है और ये मैं कार्य करके ही रहूंगा, इस प्रकार के आंतरिक बल को हम अभिप्रेरणा कहते हैं। जब अभिप्रेरणा हमारे व्यवहार में आ जाता है, हम यूं कहते हैं कि हमारे अंदर एक आग सी उत्पन्न हो गई है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और वो जब आग आ जाती है यानी अभिप्रेरणा आ जाती है, वो अभिप्रेरणा तब तक नहीं रुकती है दोस्तों जब तक व्यक्ति लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, और लक्ष्य की ओर अभिप्रेरणा ले जाती है व्यक्ति को। देखिएगा दोस्तों, हमने पहले भी पढ़ा था एक विषय वस्तु अधिगम, और सीखना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। सीखने के लिए जो सबसे जरूरी होता है दोस्तों, सीखने के लिए सबसे जरूरी पाठ्यक्रम नहीं होता है, सीखने के लिए पाठ्य पुस्तकों का भी इतना महत्व नहीं होता जितना महत्व अधिगम का होता है। दोस्तों यदि आज हम पढ़ाई करना चाहते हैं, यदि हम आज भरपूर पढ़ना चाहते हैं, तो इस पढ़ने के लिए हमें किताबें नहीं चाहिए, इस पढ़ने के लिए हमें ज्ञान की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इस पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास में जोश और जुनून होना चाहिए। यदि हमारे पास में जोश और जुनून है दोस्तों, तो हम कहां तक पहुंच जाएंगे, लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। उस जोश और जुनून का नाम होता है अभिप्रेरणा। और कई मनोवैज्ञानिक ऐसे भी हैं दोस्तों जो यूं कहते हैं कि यदि आपके अधिगम में, यदि आपके पास में ऐसी शक्ति नहीं है, यदि आपके व्यवहार में अभिप्रेरणा नहीं है, इसका मतलब आप अभी तक अधिगम के मार्ग पर नहीं हो, आप अधिगम नहीं कर पा रहे हो। कोई भी व्यक्ति उतना अधिक, यानी कोई भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास में जितनी अभिप्रेरणा होगी, जिस व्यक्ति के पास में जितना जोश होगा, जितना जुनून होगा, वो व्यक्ति उतना ही अधिगम करेगा। यानी अधिगम के लिए सर्वाधिक जो आवश्यक होती है वो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा, कभी भी शब्द आ जाए अभिप्रेरणा क्या होती है, और आपने भी देखा होगा दोस्तों, कभी कभी आपके अंदर भी कीड़ा उत्पन्न होता है एक, नहीं ये कार्य करना चाहिए, लेकिन 15 मिनट के बाद में हम पुनः रिलैक्स हो जाते हैं और उस कार्य को हम छोड़ देते हैं। वो कभी कभी उत्पन्न होता है हमारे अंदर बल, उस बल का नाम है क्या है, अभिप्रेरणा। और यदि वो बल एक बार उत्पन्न हो जाता है तो दोस्तों वो तब तक नहीं रुकता है या तब तक शांत नहीं होता जब तक व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। ये अर्थ होता है दोस्तों अभिप्रेरणा का। लेकिन देखिएगा, ये जो अर्थ है, अभिप्रेरणा एक प्रेरक है, हम यूं कह सकते हैं। हमारे अंदर जो आंतरिक बल होता है, आंतरिक बल है। अभिप्रेरणा दोस्तों बाह्य नहीं होती, अभिप्रेरणा आंतरिक होती है। हमारे अंदर जो उत्पन्न बल होता है उस बल का नाम है अभिप्रेरणा, जो व्यक्ति की लक्ष्य की ओर या निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है ये बल, और ये हमें अभिप्रेरणा कहां पहुंचाता है, लक्ष्य तक पहुंचाता है। दोस्तों ये अभिप्रेरणा का था अर्थ, अभिप्रेरणा का अर्थ था। अब हम पढ़ते हैं अभिप्रेरणा की जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दी है उन परिभाषाओं के बारे में। देखिएगा, अभिप्रेरणा की दोस्तों जो परिभाषा है, अभिप्रेरणा की परिभाषा, इनमें से जो सबसे पहले परिभाषा है वो पहली परिभाषा मैकडोनाल्ड की। आपको ये याद रखना है कौन सी परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है। और दोस्तों आपके एग्जाम में भी प्रश्न ऐसा आएगा, एक परिभाषा दी हुई आती है और ये पूछा जाता है ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है। तो दोस्तों मैकडोनाल्ड की जो परिभाषा है वो परिभाषा ये है, अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। दोस्तों ये परिभाषा दी किसने है, ये परिभाषा मैकडोनाल्ड की। आपको परिभाषा में ये याद रखना है, ये परिभाषा जिस मनोवैज्ञानिक ने दी है उस मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है, मैकडोनाल्ड। अर्थात मैकडोनाल्ड ने कहा है
कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। इस परिभाषा को याद कैसे रखोगे? इस परिभाषा को दोस्तों याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। देखो, मेक का अर्थ क्या होता है? बनाना। मेक का अर्थ क्या होता है? बनाना होता है। और ऊर्जा का निर्माण व्यक्ति के अंदर ही होता है। ऊर्जा का अंदर कभी भी व्यक्ति के बाहर नहीं होता कि व्यक्ति के अंदर बाहर ऊर्जा का निर्माण कर दिया और उस ऊर्जा को व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर करते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे ऊर्जा उत्पन्न कहां होती है? अंदर ही होती है। मेक का अर्थ क्या होता है? बनाना। और ऊर्जा हमारे अंदर ही बनती है। जिस परिभाषा में ये दो शब्द आ जाए, अंदर और ऊर्जा, वो परिभाषा किसकी होगी? मैकडोनाल्ड की होगी। यानी मैकडोनाल्ड क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। यानी देखिएगा, अभिप्रेरणा, ये अभिप्रेरणा को किस रूप में परिभाषित करते हैं? ये कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर जब ऊर्जा परिवर्तन होने लगती है, यानी ऊर्जा जिस भाग में थी उस भाग में ना रहकर ऊर्जा अब दूसरे भाग में कन्वर्ट हो रही है। इतने दिन तक हमारे अंदर कोई बल नहीं था और वो बल अब प्रेरित हो रहा है और हमारे अंदर एक आंतरिक बल उत्पन्न कर रहा है। उस बल का नाम क्या है दोस्तों? अभिप्रेरणा है। ये परिभाषा दी किसने? मैकडोनाल्ड ने। देखिएगा, फिर समझिएगा, मेक का अर्थ होता है बनाना और हमारे जो ऊर्जा होती है वो हमारे अंदर ही बनती है। ये परिभाषा मैकडोनाल्ड की। दोस्तों, जो दूसरी परिभाषा है वो दूसरी परिभाषा क्रेच एवं क्रेचफील्ड की। क्रेच एवं क्रेचफील्ड की। और क्रेच एवं क्रेचफील्ड की जो परिभाषा है दोस्तों, वो परिभाषा ये है कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। हमारे क्यों का उत्तर देती है। क्यों का उत्तर देती है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले इस परिभाषा का अर्थ क्या है? इस परिभाषा का अर्थ है कई बार सामान्य से लगने वाला प्राणी कोई बहुत बड़ा कार्य कर देता है। या हम यूं कहते हैं कि अब तक, यानी जब तक कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन नहीं करता तब तक पढ़ने में सामान्य होता है और उसके बाद में वो व्यक्ति एक बहुत बड़ी जॉब लग जाता है। इसका कारण क्या है? क्यों? ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि उसके पास में क्या थी? अभिप्रेरणा थी। इसके अनुसार देखो, इस क्यों का उत्तर जो देती है उसका नाम क्या होता है? अभिप्रेरणा होती है। दोस्तों, इस अभिप्रेरणा जब व्यक्ति के पास में होती है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इस अभिप्रेरणा एक ऐसा आंतरिक बल है जो व्यक्ति को कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। इसलिए मैकडोनाल्ड क्रेच एंड क्रेचफील्ड कहता है कि अभिप्रेरणा हमारे किसका उत्तर देती है? क्यों का। अब देखो दोस्तों, ये परिभाषा आपको वहां एग्जाम में लिखनी नहीं पड़ेगी, आपको केवल पहचाननी पड़ेगी ये परिभाषा है किसकी। तो देखिएगा, इसमें शब्द क्या आया? क्यों आया है। याद कैसे रखोगे? यहां एक बार क्रेच आ गया, दूसरी बार क्रेच फिर आया, बताओ क्यों? इसमें क्या मिलेगा? क्यों। एक बार क्रेच में आ गया और दूसरी बार फिर क्या आ गया? क्रेच आ गया। इसका मतलब क्यों, दूसरी बार क्यों आया? इस क्यों का उत्तर देती है अभिप्रेरणा। देखो, किसकी परिभाषा हो गई? क्रेच एंड क्रेचफील्ड की परिभाषा हो गई। दोस्तों, अगली जो परिभाषा है वो परिभाषा बीएफ स्किनर की, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। और ये स्किनर ने मनोविज्ञान की भी परिभाषा दी थी। इस स्किनर ने मनोविज्ञान की जो परिभाषा दी थी दोस्तों, मैंने मनोविज्ञान वाले वीडियो में आपको डाली थी और उसमें ऐसा इन्होंने जो मनोविज्ञान की परिभाषा दी वो ये दी, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की भी दो परिभाषा दी थी, सीखने और सिखाने, और दूसरा इसके अलावा शिक्षण और अधिगम। और इनके अलावा बीएफ स्किनर ने अधिगम की भी परिभाषा दी। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। लेकिन ये बीएफ स्किनर फिर परिभाषा दे रहा है दोस्तों किसकी? अभिप्रेरणा की। बीएफ स्किनर ने अभिप्रेरणा की परिभाषा की क्या दी है? अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। दोस्तों देखिएगा, इस परिभाषा का अर्थ क्या है? इस परिभाषा का अर्थ यह है कि अभिप्रेरणा एक ऐसा राजमार्ग है, अभिप्रेरणा एक ऐसा राजमार्ग है जिस पर यदि अधिगम को खड़ा कर दे तो अधिगम बहुत जल्दी से जाएगा। यदि हम एक तो बिना राजमार्ग के चले और एक राजमार्ग पर चले तो बताओ चलने में हमें सुविधा उपलब्ध कहां होगी? राजमार्ग पर। तो ये जो अधिगम है, ये अधिगम यदि राजमार्ग पर इसको खड़ा करना है तो इसके लिए जरूरी क्या है? अभिप्रेरणा। यानी अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। और यह परिभाषा दी किसने है दोस्तों? बीएफ स्किनर ने दी है। याद कैसे रखोगे?
इस परिभाषा को दोस्तों याद रखने के लिए आप शब्द याद रखना नर, यानी देखो बीएफ स्किनर, नर याद रखोगे तो आपको पता चलेगा राजमार्ग पर दोस्तों कौन चलते हैं, नर चलते हैं। तो ये परिभाषा किसकी हो गई, बीएफ स्किनर की हो गई। इसके अलावा दोस्तों एक परिभाषा है गुड की। गुड ने, मनोवैज्ञानिक का नाम है दोस्तों गुड। गुड ने जो अभिप्रेरणा की परिभाषा दी है वो ये दी है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, किसी कार्य को आरंभ करने, किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, जारी रखने एवं नियंत्रित, एवं नियंत्रित करने की प्रवृत्ति, करने की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है। दोस्तों ये परिभाषा किसकी है, गुड की है। देखो परिभाषा को याद कैसे रखोगे, इस परिभाषा में दोस्तों 3 शब्द है। पहला जो शब्द है वो शब्द यह है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, यानी हमने कोई भी कार्य आरंभ कर दिया है, यानी देखिएगा हमने कोई भी कार्य आरंभ किया है लेकिन उसके बाद में उस कार्य के पास हम जा भी नहीं रहे हैं, यानी वो कार्य अपने आप ही क्या हो गया, समाप्त। दूसरा, हमने कोई कार्य आरंभ कर दिया है, उस कार्य को हम जारी भी रख रहे हैं लेकिन उस कार्य पर हमारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, इसका मतलब फिर भी वो कार्य समाप्त हो जाएगा। तीसरा ये होता है कि हमने कोई कार्य आरंभ कर दिया है और उसके बाद में वो कार्य जारी भी है और उस कार्य पर पूरा का पूरा नियंत्रण भी है, इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं जो हम कार्य कर रहे हैं वो गुड कार्य कर रहे हैं। अच्छा कार्य कौन सा होता है, हमने कार्य आरंभ कर दिया, वो कार्य जारी है और उस कार्य पर नियंत्रित है, नियंत्रण है हमारा, वो कार्य हमारा अच्छा कार्य, गुड कार्य कहलाएगा। और ये परिभाषा भी दोस्तों है किसकी, गुड की। देखो परिभाषा क्या दी है, किसी कार्य को आरंभ करने, उस कार्य को जारी रखने और उस पर नियंत्रण करने की जो प्रक्रिया होती है, 3 शब्द है इसमें। किसी कार्य को आरंभ करने, अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, और दूसरा है देखो दोस्तों जारी रखने, और तीसरा जो शब्द है वो क्या है, नियंत्रण रखने। ये 3 शब्द होते हैं तब हम यूं कहते हैं ये हमारा जो कार्य था ये गुड कार्य था, अच्छा कार्य था। और ये परिभाषा भी किसने दी है दोस्तों, गुड ने दी है। देखिएगा एक बार पुनः समझिएगा आप, जो मैकडोनाल्ड की परिभाषा है, इन 4 में से देखो दोस्तों कोई भी एक परिभाषा एग्जाम में आपके आएगी और आपसे यह पूछा जाएगा कि यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है। एक परिभाषा दी हुई आएगी और उसके बाद में आपसे मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा जाएगा। यदि परिभाषा यह आती है अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है, तो ऊर्जा परिवर्तन है व्यक्ति के अंदर, तो ऊर्जा व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है, बनती है। मेक का अर्थ क्या होता है, बनना। दूसरा, क्रैच एवं क्रैच फील्ड, एक बार क्रैच आ गया फिर दूसरी बार क्रैच क्यों आया, तो इसमें देखो शब्द क्या है, क्यों। इस क्यों का उत्तर देती है अभिप्रेरणा, क्रैच एवं क्रैच फील्ड की। तीसरी है बीएफ स्किनर की, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। और दोस्तों राजमार्ग पर कौन चलता है, न चलता है। परिभाषा किसकी है, इस बीएफ स्किनर की। जो तीसरी है वो है गुड की, कोई भी कार्य होता है दोस्तों तो हमारा अच्छा कार्य कौन सा, कार्य को आरंभ कर दिया, जारी है और उस पर नियंत्रण है, तो हमारा कार्य कैसा होगा, गुड कार्य होगा। ये 3 परिभाषा है, 4 परिभाषाएं हैं दोस्तों अधिगम की। यदि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके सामने अभिप्रेरणा की दोस्तों 4 परिभाषाएं हैं। ये 4 परिभाषाएं, कोई ऐसा भी विद्यार्थी है जिसको ये 4 परिभाषाएं अभी याद नहीं हुई है, अब भी ये 4 परिभाषाएं याद नहीं हुई है, मैं ये मिटा के फिर आपसे ये 4 परिभाषाएं फिर पूछूंगा। 4 परिभाषाओं में से कौन सी परिभाषा याद नहीं हुई है, कमेंट में जल्दी से डालकर बताओ कि कौन सी परिभाषा आपको याद नहीं हुई है। एक विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहा, सर कितने दिन तक क्लास चलेगी। दोस्तों आपको मनोविज्ञान का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान का, जो भी फर्स्ट ग्रेड का है, जो भी सेकंड ग्रेड का है। कई विद्यार्थी बोल रहे हैं सर एक बार फिर समझाओ, कई बोल रहे हैं याद हो गई, कई बोल रहे हैं 2 नंबर की नहीं हुई, कई बोल रहे हैं 4 नंबर की नहीं हुई। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसको रटो मत, केवल और केवल समझो। अभी पहली परिभाषा किसकी है, मैकडोनाल्ड की है।
इस मैकडोनाल्ड की परिभाषा को आप याद कैसे रखोगे? हाँ देखो, मेक का अर्थ क्या होता है? बनना, और हमारे अंदर ऊर्जा बनती है, हमारे अंदर ऊर्जा बनती है। तो देखो ये परिभाषा किसकी हो गई? मेक की। गुड, गुड की परिभाषा क्या लिखवाई थी मैंने आपको? गुड हमारा कोई अच्छा कार्य कौन सा होता है? अच्छा कार्य वो होता है जिस कार्य को हमने आरंभ कर दिया, उस कार्य को हम क्या रख रहे हैं? जारी रख रहे हैं, और उस कार्य पर हमारा क्या नियंत्रण है। ये जब तीनों हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? अच्छा कार्य है। तीसरा देखिएगा, क्रैच एवं क्रैच फील्ड। एक बार क्रैच आ गया, फिर दोबारा क्रैच आ गया, इसका मतलब एक बार आने के बाद में दोबारा क्यों आया? देखो इसमें क्या है? क्यों है। बीएफ स्किनर, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। और दोस्तों राजमार्ग पर बताओ कौन चलता है? नर चलता है। तो ये परिभाषा किसकी हो गई? बीएफ स्किनर की हो गई। तो दोस्तों इसके अलावा हम आगे पढ़ते हैं कि अभिप्रेरणा। दोस्तों याद रखिएगा, जो अभिप्रेरणा के प्रकार होते हैं, अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा के दो प्रकार होते हैं। अभिप्रेरणा के कुल कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार में जो पहला प्रकार है उसका नाम है सकारात्मक अभिप्रेरणा, सकारात्मक अभिप्रेरणा। और जो दूसरी अभिप्रेरणा है उस अभिप्रेरणा को हम कहते हैं नकारात्मक अभिप्रेरणा, नेगेटिव मोटिवेशन, नकारात्मक अभिप्रेरणा। देखिएगा, जो सकारात्मक अभिप्रेरणा होती है वो पहली ये बात, इसका नाम सकारात्मक क्यों दिया गया? दूसरा, इसका नाम नकारात्मक क्यों दिया गया? ये सकारात्मक अभिप्रेरणा होती क्या है? देखिएगा, कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति के अंदर अभिप्रेरणा दो प्रकार से व्यक्ति के अंदर जागृत होती है। एक, या तो वो अपने आप हो गई हो, या वो अभिप्रेरणा किसी के द्वारा विकसित की गई हो उसके अंदर। यदि अपने आप अभिप्रेरणा उत्पन्न हो जाती है तो उस अभिप्रेरणा को हम कहते हैं सकारात्मक अभिप्रेरणा। व्यक्ति के अंदर स्वतः ही अभिप्रेरित हो गया व्यक्ति ने जैसे अपने लक्ष्य को देखा, जैसे फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी सामने देखी कि एग्जाम है इतने तारीख को, और उसके बाद में व्यक्ति के अंदर स्वतः ही अभिप्रेरणा उत्पन्न हो गई, स्वतः ही आंतरिक बल उत्पन्न हो गया कि नहीं मुझे ये कार्य करना है। जो अपने अंदर लक्ष्य को देखकर अपने आप जोश, जुनून और जो आंतरिक बल उत्पन्न होता है उसका नाम है सकारात्मक अभिप्रेरणा। और दोस्तों दूसरी जो परिभाषा है, दूसरा जो अभिप्रेरणा का प्रकार है वो है नकारात्मक अभिप्रेरणा। लक्ष्य को देखने पर भी जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार की अभिप्रेरणा दोस्तों उत्पन्न नहीं होती है तो किया जाता है, व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को अभिप्रेरित करता है। उस अभिप्रेरणा को हम क्या कहते हैं? नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इनकी जब हम परिभाषा लिखें तो यूं कह सकते हैं हम कि बालक के अंदर स्वतः उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा, स्वतः उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा, स्वतः उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा, जो अभिप्रेरणा स्वतः उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? सकारात्मक। तो दोस्तों इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? बालक में बाह्य रूप से उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा, बाह्य रूप से यानी उसको किसी ने अभिप्रेरित किया है, अपने आप नहीं हुआ है, होने वाली अभिप्रेरणा, ये अभिप्रेरणा क्या कहलाएगी? नकारात्मक। और ये दोस्तों जो स्वतः अपने आप उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। दोस्तों सकारात्मक अभिप्रेरणा बेस्ट होती है या नकारात्मक अभिप्रेरणा बेस्ट होती है? या सकारात्मक अभिप्रेरणा सर्वोच्च होती है या नकारात्मक अभिप्रेरणा सर्वोच्च होती है? दोस्तों इस अभिप्रेरणा को सर्वोच्च माना गया है इसकी तुलना में। देखिएगा ये दोनों अभिप्रेरणा दोनों अलग अलग क्यों है? जब ये अभिप्रेरणा, हम यूं कह सकते हैं, जब प्राणी में स्वतः अभिप्रेरणा उत्पन्न नहीं होती है तब बाह्य रूप से कोई कार्य करवाकर या कोई प्रभाव डालकर उसके अंदर अभिप्रेरणा उत्पन्न की जाती है। जब दोस्तों सकारात्मक अभिप्रेरणा उत्पन्न नहीं होती है तब प्राणी को नकारात्मक पुनर्बलन देकर नकारात्मक अभिप्रेरणा उत्पन्न की जाती है। तो दोस्तों यूं कह सकते हैं इस अभिप्रेरणा का जो जन्म होता है
वो जन्म होता कैसे, कैसे किया जा सकता है इस अभिप्रेरणा का जन्म? इस अभिप्रेरणा का जन्म कैसे करता है? शिक्षक करता है। शिक्षक विभिन्न प्रकार की वाद विवाद प्रतियोगिताएं करवा सकता है, विभिन्न प्रकार की वाद विवाद प्रतियोगिताएं, विभिन्न प्रकार के जितने भी आयोजन है, कई प्रकार के आयोजन, यानी हम कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकता है। इसके अलावा विद्यार्थियों के सामने कई ऐसी परिस्थितियां दे सकता है दोस्तों, उन परिस्थितियों से प्रभावित होकर विद्यार्थी अपने आप ही क्या हो जाता है, अभिप्रेरित हो जाता है। विद्यार्थियों को कहानी सुनाई जाती है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे, उनका बचपन कैसे बीता, कैसे वो सड़कों पर अखबार बेचते थे और उसके बाद में वो व्यक्ति कौन बने, ये क्या है, अभिप्रेरणा। ऐसी परिस्थितियों में, या हम यूं कह सकते हैं इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाकर, कि उन प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाए जिनसे व्यक्ति में अभिप्रेरणा का उत्पन्न हो। कई प्रकार की प्रतियोगिता होती है दोस्तों, कि 100 विद्यार्थी कक्षा में, और उस कक्षा में एक टेस्ट लिया जाएगा, जो प्रथम स्थान पर आएगा उस विद्यार्थी को, जो प्रथम 10 विद्यार्थी आएंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो विद्यार्थी उस पुरस्कार से पढ़ेंगे, विद्यार्थियों के अंदर अपने आप ही अभिप्रेरणा उत्पन्न होगी। तो उस अभिप्रेरणा का नाम क्या है, सकारात्मक अभिप्रेरणा। दोस्तों जब यह अभिप्रेरणा स्वतः उत्पन्न नहीं होती है, तब शिक्षक क्या करता है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के नकारात्मक पुनर्बलन देकर यह अभिप्रेरणा जागृत करता है। कई बार नकारात्मक पुनर्बलन ना देकर किसी व्यक्ति विशेष को सकारात्मक पुनर्बलन भी दिया जाता है, यानी पुरस्कार दिया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है। इसके अलावा भय, यानी हम यूं कह सकते हैं अधिकांश नकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा विद्यार्थियों के अंदर जो अभिप्रेरणा उत्पन्न की जाती है, उस अभिप्रेरणा का नाम क्या है, नकारात्मक अभिप्रेरणा है। तो दोस्तों इनमें से जो सबसे सर्वोच्च होती है, वो सर्वोच्च कौन सी होती है, सकारात्मक होती है। हम यूं कह सकते हैं इनमें जो सबसे सर्वोच्च है, सबसे सर्वोच्च, जो सबसे सर्वोच्च है वो कौन सी है, अभिप्रेरणा। हम या फिर इनको यूं कह सकते हैं जो सबसे सर्वोत्तम अभिप्रेरणा है, वो सबसे सर्वोत्तम अभिप्रेरणा कौन सी है, सकारात्मक। यदि ये अभिप्रेरणा सफल नहीं हो रही है, ये अभिप्रेरणा यदि सफल नहीं हो रही है, तब व्यक्ति को अभिप्रेरित करने के लिए ये अभिप्रेरणा दी जाती है। देखिएगा कई बार व्यक्ति ऐसा भी होता है दोस्तों कि सुख और आनंद की चाह में व्यक्ति अपने आप ही अभिप्रेरित हो जाता है, और कई बार व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये दोनों प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों, जो अभिप्रेरणा की विशेषताएं हैं वो विशेषताएं क्या है। एक एग्जाम में जो अक्सर दोस्तों प्रश्न आता है वो विशेषताओं में से आता है कि अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। देखो दोस्तों अभिप्रेरणा की जो विशेषता है, यहां से प्रश्न आता है। प्रश्न किस प्रकार का आएगा मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको अभी इन विशेषताओं का अर्थ समझना है कि वास्तव में अभिप्रेरणा ये है। पहली जो अभिप्रेरणा की विशेषता है दोस्तों, वो पहली विशेषता यह है कि अधिगम के लिए यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो उसका नाम है अभिप्रेरणा। हम यूं कह सकते हैं, हम यदि किसी लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमारे लिए जो सबसे आवश्यक वस्तु है, वो आवश्यक वस्तु क्या है दोस्तों, बताओ, अभिप्रेरणा है। जैसे देखिएगा दोस्तों, अभी हम लाइव पढ़ रहे हैं, और आप मुझे देख रहे हो और आप यहां से अधिगम कर रहे हो, यानी शिक्षण हो रहा है विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य। लेकिन दोस्तों इस शिक्षण के लिए सबसे आपको आवश्यक क्या है, आपके लिए सबसे आवश्यक यह है कि आपके पास में पहली बात एंड्रॉइड फोन होना जरूरी है, इसके अलावा नेट होना जरूरी है, तभी आप देख पाओगे। यानी आपको यदि ये लाइव क्लास देखनी है तो आपके पास में एंड्रॉइड फोन और इसके अलावा इंटरनेट की सुविधा होनी आवश्यक है। उसी प्रकार दोस्तों यदि आपको अधिगम करना है तो अधिगम के लिए आपको आवश्यक क्या है, अभिप्रेरणा है। दोस्तों कई बार ऐसे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं कि विद्यार्थी अक्सर ये पूछते हैं कि मुझे इस भर्ती में नंबर लाना है, मुझे यह लक्ष्य की प्राप्ति करना है, मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अक्सर उन्हें सलाह दी जाती है आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा आप अधिगम करो। दोस्तों ये गलत है। आपके पास में सबसे पहले हथियार अधिगम नहीं, आपके पास में पहला हथियार अभिप्रेरणा होना चाहिए। आपके पास में जोश, जुनून और आपके अंदर आग होनी चाहिए, आपके अंदर आंतरिक बल होना चाहिए। जब भी आप उठते हो तो चौंक कर उठना चाहिए कि दुनिया कहां है, मैं कहां हूं। जब रात्रि में हमें नींद नहीं आती है कि आज हमने इतना नहीं पढ़ा है, इसका नींद नहीं आ रही है और हमें वापस उठकर हम पढ़ते हैं, ये यदि हमारे अंदर भावना है
तो इस भावना का नाम होता है अभिप्रेरणा। ये यदि हमारे व्यवहार में है, ये यदि हमारे प्रतिदिन की जाने वाली क्रियाओं में है, तो इसका नाम होता है अभिप्रेरणा। तो दोस्तों जो अभिप्रेरणा होती है वो अभिप्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक होती है। यानी हम पहली परिभाषा यूं विशेषताओं में पहली विशेषता लिख सकते हैं कि अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है। अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है। इसको कई प्रकार से विभाजित कर सकते हैं दोस्तों। हम यूं कह सकते हैं अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है, अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय है, अभिप्रेरणा अधिगम का पथ प्रदर्शक है। इसके अलावा अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम सोपान है, सर्वोत्तम सोपान है। इसके अलावा हम यूं भी कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। देखिएगा दोस्तों कितनी अच्छी शानदार पंक्तियां लिखी गई है कि यदि आपके पास में अभिप्रेरणा नहीं है इस अधिगम में, जिस प्रकार मनुष्य के पास में हृदय नहीं होता है उसके बाद में मनुष्य मृत घोषित कर दिया जाता, जीवित नहीं रहता। यदि आपके पास में आप पढ़ रहे हो और पढ़ाई करने के लिए आपके पास में यदि अभिप्रेरणा नहीं है तो उस अधिगम, वो अधिगम आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दोस्तों आपके पास में अभिप्रेरणा होनी चाहिए। तो देखिएगा अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है, अधिगम का हृदय स्थल है, अधिगम का पथ प्रदर्शक है और अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। इतनी महत्वपूर्ण होती है दोस्तों अभिप्रेरणा अधिगम के लिए। जो दूसरी विशेषता है दोस्तों अधिगम की, वो दूसरी विशेषता यह है कि अधिगम में व्यक्ति का व्यवहार, दूसरी विशेषता अधिगम में व्यक्ति का व्यवहार, अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार, अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य से निर्देशित होता है, लक्ष्य से निर्देशित होता है। दोस्तों देखो पहले इस लाइन का अर्थ समझो तब आपको समझ में आएगा। आपको इसको रट्टा नहीं मारना है। यदि आपने रटना आरंभ कर दिया दोस्तों मनोविज्ञान को तो आप पूरे प्रश्न मनोविज्ञान के सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है अभिप्रेरणा व्यक्ति का व्यवहार, यानी अभिप्रेरणा में जो व्यक्ति का व्यवहार होता है, व्यवहार के बारे में हम पढ़ लिया था। व्यवहार होता है क्या है? व्यवहार, इस व्यवहार के बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति के अंदर, या हम यूं कह सकते हैं एडी से लेकर चोटी तक दोस्तों आप जो क्रियाएं कर रहे हो और वो क्रियाएं यदि बाह्य रूप में दिखाई देती है तो उस क्रिया को दोस्तों हम क्या कहते हैं? व्यवहार कहते हैं। यदि इस व्यवहार में अभिप्रेरणा है तो ये आपका व्यवहार लक्ष्य से निर्देशित होगा। किससे निर्देशित होता है? लक्ष्य की ओर। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं लक्ष्य से उन्मुख, लक्ष्य से उन्मुख। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसके अर्थ को समझिएगा। जैसे देखिएगा ये एक बालक है, ये एक बालक है। इस बालक का जो लक्ष्य है, इस बालक का जो लक्ष्य है, इस बालक का लक्ष्य इस प्रकार का एक ये पेड़ है और इस पेड़ में यहां पर जैसे मान लो आम का वृक्ष है और ये इस प्रकार के आम लग रखे हैं और ये विद्यार्थी मान लो इस तरफ नीचे देख रहा है। देख कहां रहा है? नीचे। दूसरा एक विद्यार्थी यह है और इस विद्यार्थी का भी लक्ष्य इस आम को प्राप्त करना है, लेकिन इस विद्यार्थी की नजरें कहां है? इस आम पर है। जब हमारे पास में अभिप्रेरणा होती है तो हमारी नजरें ऑटोमेटिक, या हम यूं कह सकते हैं हमारी नजरें स्वतः ही देखती किसको? लक्ष्य को देखती है। अब इस दौरान यानी इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह व्यक्ति बीच में अनेक क्रियाएं करेगा और उन अनेक क्रियाओं का इस लक्ष्य से कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन इस व्यक्ति के पास में अभिप्रेरणा, तो यह व्यक्ति बीच में कोई क्रियाएं नहीं करेगा, वही क्रियाएं करेगा जो इस लक्ष्य तक पहुंचा सके। इसलिए कहते हैं कि अभिप्रेरणा लक्ष्य से उन्मुख होती है। दोस्तों यदि आपके पास में अभिप्रेरणा है तो आप केवल और केवल आपकी नजरें कहां तक होगी? लक्ष्य तक होगी। इसलिए दोस्तों अधिगम के लिए आपके पास में होनी क्या चाहिए? अभिप्रेरणा होनी चाहिए। तो इसका अर्थ यह है दोस्तों, जो अगली अधिगम की विशेषता है दोस्तों, अगली विशेषता यह है कि अभिप्रेरित व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति अभिप्रेरणा सहित है, अभिप्रेरित व्यक्ति में निरंतरता होती है,
निरंतरता होती है। दोस्तों इसका अर्थ क्या है? निरंतरता होती है। अभिप्रेरित व्यक्ति में होती क्या है? निरंतरता होती है। इसका अर्थ यह है दोस्तों, यदि आपके अंदर एक बार अभिप्रेरणा जागृत हो गई तो यह अभिप्रेरणा दोस्तों तब तक नहीं रुकने वाली है जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। यह अभिप्रेरणा आपको लक्ष्य तक पहुंचा कर रहेगी, और जब आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी और उसके बाद में आपको यह अभिप्रेरणा शांत होगी, तो अभिप्रेरणा एक बार यदि आपके अंदर जागृत हो गई, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये पोस्ट निकालनी है, मुझे मेरी नौकरी लगानी है, और आपके अंदर एक अजब या एक गजब प्रकार का कीड़ा उत्पन्न हो गया, आंतरिक बल उत्पन्न हो गया, आपके पास में एक अलग सा जोश है, जो आप क्रिया करते हो दोस्तों उस दौरान, वो क्रिया लोगों को दिखाई देती है। आपके अंदर झलकने वाली आग लोगों को दिखाई देती है, क्योंकि आपके पास में क्या है? अभिप्रेरणा है। तो ये अभिप्रेरणा एक बार जागृत हो जाती है तो दोस्तों इस अभिप्रेरणा में होती क्या है? निरंतरता होती है। अर्थात हम यूं भी कह सकते हैं, अगली विशेषता देखिएगा दोस्तों अभिप्रेरणा की। जो अभिप्रेरणा की विशेषता नंबर 4 है, वो 4 है अभिप्रेरणा व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन लाती है। ऊर्जा परिवर्तन लाती है। दोस्तों इसका अर्थ क्या है? यदि आपके पास में अभिप्रेरणा है तो इसका अर्थ यह है दोस्तों कि आपके पास अभिप्रेरणा व्यवहार में जागृत होते ही आपके अंदर एक गजब प्रकार की ऊर्जा आएगी। उस ऊर्जा को हम उत्तेजना भी कह सकते हैं। उस ऊर्जा को हम क्या कह सकते हैं? उत्तेजना भी कह सकते हैं। उसके बाद में आप उत्तेजित हो जाओगे क्या करने के लिए? क्रिया करने के लिए। जैसे देखिएगा दोस्तों, अभी आपके सामने मान लो आपका लक्ष्य है सेकंड ग्रेड की कुल पोस्टें कितनी है? 9000 है। आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, यदि कल के पेपर में यूं आता है कि अब 9000 पोस्टों पर भर्ती नहीं होगी, अब 20,000 पदों पर भर्ती होगी, तो देखिएगा आप अब तक नहीं पढ़ रहे थे, अब तक कम पढ़ रहे थे, लेकिन अब आपने पढ़ना ज्यादा कर दिया है, आपने पढ़ना और अधिक कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। तो दोस्तों ये लगना चाहिए आपके अंदर कि ये जितनी भी पोस्ट है, मुझे एक पोस्ट चाहिए इनमें से। अर्थात आप क्रिया करने के लिए जब उत्तेजित हो जाते हो, आपके व्यवहार के अंदर ऊर्जा परिवर्तन आती है, तो दोस्तों इसका नाम क्या है? अभिप्रेरणा है। इसके अलावा दोस्तों विशेषता नंबर 5 अभिप्रेरित व्यवहार, यानी आपका व्यवहार क्या हो चुका है? अभिप्रेरित हो चुका है। अभिप्रेरित व्यवहार में व्यक्ति चयनात्मक क्रियाएं करता है। दोस्तों देखो कितनी सुंदर लाइन है ये। अभिप्रेरित व्यवहार में व्यक्ति चयनात्मक अभिक्रियाएं या चयनात्मक अनुक्रियाएं या क्रियाएं करता है। इसका अर्थ यह है दोस्तों, यदि आपके पास में अभिप्रेरणा है तो सुबह आप 4 बजे उठने के बाद में जब पढ़ाई करने के लिए बैठोगे तो दिन भर में आप केवल वही कार्य करोगे जो आप तो लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। यानी आप नियमित कार्य करोगे कि 4 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ना है, उसके बाद में नाश्ता करना है, उसके बाद में ये कार्य करना है, उसके बाद में ये सब्जेक्ट इतने बजे तक पढ़ना है और मुझे बाहर नहीं जाना है, और उसके बाद में मैं इस प्रकार के बीच में 2 घंटे तक दिन में आराम करूंगा, उसके बाद में पुनः उठकर ये करूंगा। यानी आपको देखो उस दौरान हो क्या गया है, उस दौरान आप जो भी क्रिया कर रहे हो उस क्रिया को चयन करके कर रहे हो कि मुझे ये कार्य करना है और मुझे उस कार्य को नहीं करना है। और तो उसी समय मान लो आपके कोई गार्जियन आ जाते हैं और आपको कहते हैं आपको ये कार्य बाजार में जाकर करना है और आपको 4 घंटे तक मार्केट में जाना है, लेकिन आप उस समय तुरंत मना कर देते हो और कहते हो कि मेरे पास में टाइम नहीं है, मुझे पढ़ना है। ये आपकी चयनित क्रियाएं। यदि आपके पास में इस प्रकार की क्रियाएं हैं तो दोस्तों आपके व्यवहार में यदि कोई देखने को मिलता है तो उसका नाम अभिप्रेरणा है। तो दोस्तों अभिप्रेरणा की जो 5वीं विशेषता ये इंपॉर्टेंट है कि अभिप्रेरणा में जो भी व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार होता है, जो भी क्रियाएं होती है, वो क्रियाएं कैसी होती है? चयनात्मक होती है। इसके अलावा दोस्तों विशेषता नंबर 6 अभिप्रेरणा में आपका जो भावनात्मक पक्ष होता है, दोस्तों कौन सा पक्ष होता है? भावनात्मक पक्ष। ये भावनात्मक पक्ष हम यूं कह सकते हैं अत्यधिक उग्र हो जाता है। अत्यधिक क्या हो जाता है? उग्र हो जाता है। यदि आपके पास में अभिप्रेरणा नहीं है तो आप एक पेज को यदि पढ़ने में 15 मिनट का समय ले रहे हो
और यदि आपके पास में अभिप्रेरणा है तो वही एक पेज आप 10 मिनट में पढ़ लोगे, और 15 मिनट में जब आपके पास में अभिप्रेरणा नहीं थी, 15 मिनट में आपने जब पढ़ा था तब उतना याद नहीं हुआ, और 10 मिनट में आपने पढ़ा, आपके पास में अभिप्रेरणा थी तो 15 मिनट की तुलना में 10 मिनट में पढ़े हुए में आपको ज्यादा याद हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय आपके पास में कौन सा पक्ष सर्वाधिक हावी होता है? भावनात्मक पक्ष, या हम यूं कह सकते हैं अत्यधिक उग्र हो जाता है भावनात्मक पक्ष। ये अभिप्रेरणा की दोस्तों प्रमुख विशेषता थी। इन्हीं विशेषताओं में से प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों, एक बार फिर समझिएगा इनको। अभिप्रेरणा की जो मैंने विशेषता लिखी है, पहली विशेषता, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक, हृदय, पथ प्रदर्शक, सर्वोत्तम सोपान या सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य से निर्देशित होता है। अभिप्रेरित व्यक्ति में निरंतरता होती है। ये 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। आप में से अभी कोई विशेषता समझ में नहीं आई है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि कौन सी विशेषता समझ में नहीं आई है आपको, और अभिप्रेरणा का कौन सा बिंदु या कौन सा पहलू आपके समझ में नहीं आया है। अगली देखो दोस्तों, ऊर्जा परिवर्तन लाती है। आपके अंदर एक गजब प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं, और आपके अंदर की जाने वाली प्रत्येक क्रिया में एक अलग प्रकार की जान होती है, एक अलग प्रकार का जोश होता है, जुनून होता है करने का। और कहते हैं कि दोस्तों, वो कार्य नहीं होता जिस कार्य को करने में मजा नहीं आता है, और जिस कार्य को करने में मजा आता है, इसका मतलब यह है कि हमारे व्यवहार में जो झलकता है वो उसका नाम है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरित व्यवहार में व्यक्ति चयनात्मक क्रियाएं करता है, केवल वही क्रियाएं करता है जो उसको लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, और वो क्रियाएं नहीं करता है जो उसके लक्ष्य में बाधक होती है। भावनात्मक पक्ष यानी आपका जो भावना होती है, आपके जो विचार होते हैं, वो विचार अत्यधिक उग्र हो जाते हैं। आप प्रत्येक लाइन को इस प्रकार से पढ़ते हो जिस प्रकार बहुत अच्छा आपको समझ में नहीं आया हो। देखिएगा, कई विद्यार्थी बोल रहे हैं 2 वाली रिपीट करो, कई बोल रहे हैं 3 वाली रिपीट करो। दोस्तों देखो, ये आपके समझ में आ गई। दूसरा, लक्ष्य से निर्देशित होती है अभिप्रेरणा, यानी हम यूं कह सकते हैं इसके अंदर यदि अभिप्रेरणा उत्पन्न है इस व्यक्ति के अंदर, तो ये अभिप्रेरणा का कॉन्टेक्ट इस लक्ष्य से है। ये अभिप्रेरणा इस व्यक्ति को यहां तक ले जाकर छोड़ेगी, तब तक अभिप्रेरणा नहीं रुकेगी। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर अभिप्रेरणा उत्पन्न हो गई तो यह अभिप्रेरणा इस व्यक्ति को ले जाएगी कहां पर? लक्ष्य तक ले जाएगी, यहां तक ले जाएगी। लक्ष्य से उन्मुख या लक्ष्य से निर्देशित होती है। कई विद्यार्थियों ने पूछा तीसरा समझ में नहीं आया, तो दोस्तों देखिएगा, तीसरा है क्या? तीसरा यह है कि अभिप्रेरित व्यक्ति में निरंतरता होती है। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि यदि आपके अंदर एक बार अभिप्रेरणा उत्पन्न हो गई तो वो अभिप्रेरणा कंटिन्यू चलने वाली है, तब तक नहीं रुकने वाली है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। अर्थात एक बार अभिप्रेरणा उत्पन्न होने के बाद में निरंतरण चलेगी, वो कभी बीच में रुकेगी नहीं या बीच में समाप्त नहीं होगी, लक्ष्य को प्राप्त करके ही समाप्त होगी। कुछ विद्यार्थी ने पूछा नंबर 6 का भावनात्मक पक्ष। कई बार दोस्तों इस प्रकार का भी ऐसे भी होता है कि आपकी जो भावना होती है, आपके जो विचार होते हैं, वो विचार ही आपको लक्ष्य तक ले जाते हैं। यानी दृष्टिकोण का अंतर होता है, सोचने का नजरिया होता है। कई बार विद्यार्थी जब अभिप्रेरित नहीं होता है तब यूं सोचता है इतने सारे फॉर्म भरे गए हैं, मेरा नंबर कहां से आएगा, मैं इस कैटेगरी से हूं, जनरल से हूं, इस प्रकार के आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी भावना के अंदर दृढ़ता नहीं है, आपकी भावना के अंदर उत्तेजना नहीं है। वरना दोस्तों हमें तैयारी करते समय कौन सा चंद्रमा या चांद तक पहुंचना होता है, हमें तो केवल एक पोस्ट निकालनी होती है। इस प्रकार की जो सोच रखता है उसका अर्थ यह है दोस्तों कि आपका जो भावनात्मक पक्ष है वो अत्यधिक उग्र हो गया है और आपको यह कहां तक ले जाकर छोड़ेगा? लक्ष्य तक ले जाकर छोड़ेगा। अब दोस्तों एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं अभिप्रेरणा का एक नया पहलू। कुछ विद्यार्थी कमेंट में यह भी लिख रहे हैं 5 नंबर की समझ में नहीं है। देखिएगा 5 नंबर में है क्या? चयनात्मक क्रियाएं करता है, केवल वही क्रियाएं करेगा, बाकी की क्रियाएं नहीं करेगा, चयन कर करके करेगा कि मुझे ये क्रिया करनी है, मुझे ये कार्य करना है। यानी आप यूं सोचो कि आपको जाना है, आपका लक्ष्य है फर्स्ट ग्रेड, और फर्स्ट ग्रेड आज के मान लो 4 महीने बाद में, 5 महीने बाद में, इस 4 महीने या 5 महीने में
आप जो भी कार्य करोगे वो चेंज करके करोगे कि मुझे इतने दिनों में इसका सिलेबस इतना करना है, इसका सिलेबस इतना करना है। यदि आपके पास में ये है तो इसका मतलब क्या है, आपके पास में अभिप्रेरणा है। फिर भी दोस्तों यदि किसी को समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत बैक करके वीडियो समाप्त होने के बाद में दोबारा देखना। मैंने वही समझा रखा पहले वाला, उसको 2 बार देखना, आपके समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सबके समझ में आ गया होगा। इसमें से जो दोस्तों प्रश्न आएगा वो प्रश्न कैसे आएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाता हूं। प्रश्न दोस्तों कई बार इस प्रकार का भी आता है, अभिप्रेरणा के बारे में प्रश्न आता है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में, अभिप्रेरणा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य या कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों इसमें पहली बात तो हमें ये याद रखना है कि इसमें आपसे एक शब्द डाला है बीच में, नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि नहीं हमें नहीं दिखाई देता है, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक समझना है। दूसरा देखो दोस्तों, इस प्रकार के 4 आपके सामने कथन आएंगे, 4 इस प्रकार के कथन आते हैं। पहला प्रश्न कथन आ गया, जैसे देखिएगा, अभिप्रेरणा लक्ष्य से जुड़ी हुई रहती है, जुड़ी हुई रहती है। दूसरा, अभिप्रेरणा में निरंतरता होती है, अभिप्रेरणा में निरंतरता होती है। अभिप्रेरणा से व्यवहार की उत्पत्ति होती है, व्यवहार की उत्पत्ति होती है। तीसरे में यह दे दिया, उपयुक्त सभी सत्य है, उपयुक्त सभी सत्य है। दोस्तों कमेंट में बताओ कौन सा आएगा इसमें, जल्दी से बताओ कमेंट में कौन सा आएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। आंसर एक ट्रू है, सही है। कई विद्यार्थियों के आ रहे हैं 2 नंबर का भी सही है, इसका सही आंसर क्या होगा। कई विद्यार्थियों का आ रहा है 4, कई विद्यार्थियों का आ रहा सी, सभी सत्य है, ऑल आर ट्रू, डी। अब तक एक विद्यार्थी का आया कि इसमें 3 नंबर का होगा, अब 2, 3। कई विद्यार्थियों का आ रहे हैं, इसमें से सबसे ज्यादा आपको समस्या 3 नंबर में और 4 नंबर में हो रही है। दोस्तों इसी प्रकार का आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। एग्जाम में हमेशा या तो 3 ऑप्शन में लड़ाई होती है या अक्सर 2 ऑप्शन में लड़ाई होती है कि ये करें या ये करें। देखिएगा दोस्तों, समझिएगा, ये इसमें तो शायद ही किसी को समस्या होगी। ये तो सत्य है कि अभिप्रेरणा में या अभिप्रेरणा लक्ष्य से जुड़ी हुई होती है, लक्ष्य से निर्देशित होती है, लक्ष्य की ओर ही ले जाती है व्यक्ति को, तो जुड़ी हुई कहां रहेगी, लक्ष्य से। दूसरी निरंतरता होती है, यह भी सत्य है, अभिप्रेरणा कंटिन्यू चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है बीच में, यदि एक बार आपके व्यवहार में उत्पन्न हो गई तो। तीसरा देखो, अभिप्रेरणा से व्यवहार की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था व्यवहार होता है क्या है, एडी से लेकर चोटी तक जो भी आप क्रियाएं करते हो उस क्रिया का नाम क्या है, व्यवहार। तो जरूरी थोड़ा ही ना व्यवहार की उत्पत्ति अभिप्रेरणा से होगी, तो इसका मतलब क्या है, ये गलत है, अभिप्रेरणा से व्यवहार की उत्पत्ति नहीं होती है। तो देखो चौथा कथन क्या है, उपयुक्त सभी सत्य है, इसका मतलब ये हो नहीं सकता जब ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। इस प्रकार का एग्जाम में प्रश्न आते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, हम पढ़ते हैं अभिप्रेरणा के स्रोत, अभिप्रेरणा के स्रोत, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं अभिप्रेरणा के संगठन, अभिप्रेरणा के संगठन, अभिप्रेरणा के स्रोत या अभिप्रेरणा के संगठन। दोस्तों आपके अंदर कभी कभी ऐसा भी अब उत्पन्न हो रहा होगा कि इस अभिप्रेरणा को हम हमारे व्यवहार में लाएं कैसे, इस अभिप्रेरणा को हम हमारे व्यवहार में कैसे लेकर आ सकते हैं। इस अभिप्रेरणा, ये अभिप्रेरणा उत्पन्न कहां से होती है, इस अभिप्रेरणा का स्रोत क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो अभिप्रेरणा का जो मुख्य स्रोत होते हैं वो 4 मुख्य स्रोत है। नंबर 1 आवश्यकता, नंबर 1 आवश्यकता,
यानी हम इसको कह सकते हैं इंग्लिश में नीड। नंबर 2 बी, इसको हम कह सकते हैं चालक। चालक को कोई हम यूं कह सकते हैं अंतर्नोद। चालक को हम कह सकते हैं अंतर्नोद, अंतर्नोद, या इसी को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ड्राइव। नंबर 3 या नंबर सी, हम यूं कह सकते हैं उद्दीपक, उद्दीपक स्टिमुलस। और नंबर 4 हम यूं कह सकते हैं अभिप्रेरक, अभिप्रेरक। तो दोस्तों इनके बारे में आपने कई बार सुना होगा कि ये अभिप्रेरणा के मुख्य रूप से कितने चालक होते हैं, या हम यूं कह सकते हैं अभिप्रेरणा के मुख्य रूप से जो चालक होते हैं वो चालकों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जो पहला चालक है उसका नाम है आवश्यकता, और जो दूसरा चालक है उसका नाम है चालक या अंतर्नोद, इसको इंग्लिश में हम ड्राइव भी कह सकते हैं। और जो दोस्तों तीसरा होता है उसको हम उद्दीपक भी कह सकते हैं, और इस तीसरे का नाम हम एक और नाम दे सकते हैं। इस तीसरे को हम प्रोत्साहन भी कह सकते हैं, इसको प्रोत्साहन भी कह सकते हैं। और इंग्लिश में यदि उद्दीपक को लिखें तो स्टिमुलस, और यदि प्रोत्साहन को लिखें तो इसको हम इंसेंटिव भी कह सकते हैं, प्रोत्साहन, अभिप्रेरक। और चौथा जो है उसका नाम क्या है? अभिप्रेरक, मोटिव कह सकते हैं इसको हम इंग्लिश में। तो देखिएगा इसमें से प्रत्येक का अर्थ क्या है? आवश्यकता, दूसरा है चालक, तीसरा है उद्दीपक और चौथा है अभिप्रेरक। दोस्तों ये चारों कार्य कैसे करते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये याद रखना है, सबसे पहले व्यक्ति के अंदर आवश्यकता उत्पन्न होती है। व्यक्ति के अंदर किसी वस्तु की आवश्यकता उत्पन्न होती है। जैसे देखो, व्यक्ति को जब भूख लगती है तो आवश्यकता किसकी हुई? भोजन की हुई। तो सबसे पहले जो जन्म होता है वो जन्म किसका होता है? आवश्यकता का। उसके बाद में दोस्तों जैसे आवश्यकता का जन्म होता है तो आपके अंदर जो संचालित होगा वो कौन होगा? चालक होगा। और उसके बाद में इस चालक का उद्देश्य क्या रहेगा? चालक का उद्देश्य रहेगा जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को कम करना, और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोत्साहन कहते हैं। इन तीन के बारे में समझो दोस्तों कि आवश्यकता क्या होती है? नीड, और इसके अलावा चालक क्या होता है? ड्राइव, और इंसेंटिव यानी इसको हम कहते हैं, कह सकते हैं हम प्रोत्साहन। ये होता है क्या है दोस्तों? इनके बारे में समझने से पहले आप ये समझो, इस प्रकार का दृश्य, इस प्रकार का एक ये व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, और इस प्रकार इस व्यक्ति के सामने इस प्रकार का ये भोजन पड़ा है। ये इस प्रकार के मान लो ये भोजन पड़ा है व्यक्ति के सामने। तो देखिएगा ये भोजन ये पड़ा है व्यक्ति के सामने, और इस प्रकार का ये व्यक्ति खुद है। अब देखो इस व्यक्ति को लगी है भूख, इस व्यक्ति को लगी क्या है? भूख। तो बताओ दोस्तों इसको आवश्यकता किसकी है? इसको आवश्यकता किसकी है? भोजन की। तो देखिएगा ये व्यक्ति यहां तक जाएगा भोजन की प्राप्ति तक। तो इस व्यक्ति का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है कि मैं किसको प्राप्त करूं? भोजन को प्राप्त करूं। और दोस्तों जैसे ये भोजन को प्राप्त करेगा उसकी आवश्यकता क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों नंबर 2 क्या है? भूख, यानी हम यूं कह सकते हैं आवश्यकता किसकी हुई दोस्तों? भोजन की। तो भोजन क्या हो गया? आवश्यकता हो गई। दूसरा होता है चालक। चालक दोस्तों हम कहते हैं किसको? चलाने वाले को हम कहते हैं चालक। जैसे बस का जो ड्राइवर होता है उसको हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य एक बस है या बस एक मनुष्य है। अब देखिएगा हम बस को चालक कह सकते हैं क्या? पूरी की पूरी एक गाड़ी है या बस है, उस बस को चालक नहीं कह सकते। उसी प्रकार आप में से कई विद्यार्थियों के यह भी प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि इस हम प्राणी को या इस बालक को हम कहते हैं ये चालक है। तो देखिएगा जिस प्रकार बस चालक नहीं है उसी प्रकार से ये प्राणी भी चालक नहीं है। बस को चलाने वाला है कौन? ड्राइवर, उसको हम कहते हैं चालक। इस प्राणी को चलाने वाला है क्या? इस जो प्राणी को चलाए उसको हम कहते हैं चालक। तो दोस्तों इसके अंदर चालक क्या हो गया? भूख हो गया। जैसे ही चालक जाएगा उसके बाद में देखो प्रोत्साहन। इस प्रोत्साहन का अर्थ होता है लक्ष्य। प्रोत्साहन का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य। प्रोत्साहन का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य। तो देखो चालक का कहां तक पहुंचेगा? लक्ष्य तक पहुंचेगा। और इस प्रकार के ये लड्डू पड़े हैं, जैसे इन लड्डुओं को प्राप्त करेगा तो ये लड्डू क्या हो गए? बताओ, प्रोत्साहन हो गए। प्राणी के अंदर सबसे पहले दोस्तों अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए आपके पास में आवश्यकता का होना आवश्यक है। जब आपके अंदर आवश्यकता होगी किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की, यानी आपको नौकरी की सख्त आवश्यकता है, तो आपके अंदर चालक उत्पन्न होगा और वो चालक आपको नौकरी दिलाएगा। इसका मतलब 3 बातें याद रखनी है। नंबर 1 आवश्यकता, नंबर 2 चालक और नंबर 3
प्रोत्साहन। यानी हम यूं समझ सकते हैं, जो पहला जो स्रोत होता है वो पहला स्रोत क्या है? आवश्यकता। अर्थात हम यूं कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता होती है किसी ना किसी वस्तु की, और आवश्यकता होने पर व्यक्ति क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये सोचो कि आपके अंदर आपको अभिप्रेरणा चाहिए क्यों? आप कोई कार्य आरंभ क्यों कर रहे हो? क्योंकि इसकी आवश्यकता है। यदि आप सोचिएगा आपके पिताजी के पास में इतने पैसे होते कि कोई कमी नहीं रहती सेकंड ग्रेड नौकरी की या फर्स्ट ग्रेड नौकरी की, तो उसके बाद में आपके अंदर इस सेकंड ग्रेड की कभी आवश्यकता महसूस होती क्या? कभी नहीं होती। तो सबसे पहले हमारे पास में होनी क्या चाहिए? आवश्यकता होनी चाहिए। और आवश्यकता व्यक्ति को क्रिया करने के लिए, हम यूं कह सकते हैं आवश्यकता व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 2 दोस्तों जो होता है उसको हम कहते हैं चालक। नंबर जो 2 होता है उसको हम क्या कहते हैं? चालक। इस चालक के अनेक नाम दे सकते हैं हम। इसी को हम कहते हैं अंतर्नोद, इसी को हम कह सकते हैं इंग्लिश में ड्राइव चालक को। अब देखो दोस्तों, इसमें से आपको ये याद रखना है कि प्रत्येक आवश्यकता के साथ में एक चालक जुड़ा हुआ रहता है। जैसे देखिएगा आपकी आवश्यकता है भोजन, तो भोजन के साथ में जो चालक जुड़ा हुआ उसका नाम है भूख। आपको आवश्यकता किसकी है? पानी की, तो पानी के साथ में जो चालक जुड़ा हुआ उसका नाम क्या है? प्यास। हाँ, यानी हम यूं कह सकते हैं कि प्रत्येक आवश्यकता के साथ में जुड़ा हुआ क्या रहता है? एक चालक जुड़ा हुआ रहता है। तो इस चालक के बारे में दोस्तों हम पहले ही बात ये लिख सकते हैं कि प्रत्येक आवश्यकता के साथ एक चालक जुड़ा हुआ रहता है, जुड़ा हुआ होता है। जैसे देखिएगा चालक क्या हो गया दोस्तों? भूख। चालक क्या हो गया? प्यास। इस प्रकार से ये चालक। अब देखो इस चालक का कार्य क्या होगा? इस चालक का जो कार्य होगा वो चालक का कार्य होगा लक्ष्य की ओर दौड़ना। लक्ष्य की ओर दौड़ना। यदि आपके पास में चालक क्या है? भूख, तो भूख लगने के बाद में जो लक्ष्य क्या होगा? लक्ष्य होगा भोजन। यानी वहां पर जो मटेरियल पड़ा खाने के लिए उसकी ओर दौड़ना। तो चालक आपको कहां ले जाएगा? प्रोत्साहन की ओर ले जाएगा। चालक आपको कहां ले जाएगा दोस्तों? प्रोत्साहन की ओर ले जाएगा। यानी चालक तब तक शांत नहीं होगा जब तक उसे क्या नहीं मिल जाता? लक्ष्य नहीं मिल जाता। यानी हम यूं कह सकते हैं कि चालक भोजन की प्राप्ति होने पर, चालक भोजन की प्राप्ति होने पर शांत हो जाता है। जैसे देखिएगा यहां पर इस प्रकार का ये पड़ी थी रोटियां, या हम यूं कह सकते हैं यहां पर पड़े थे लड्डू खाने के लिए। जैसे ये मिला और चालक क्या हो गया? शांत। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोत्साहन कहते हैं। इस प्रोत्साहन को दोस्तों इंग्लिश में हम इंसेंटिव भी बोल सकते हैं। इंसेंटिव भी कह सकते हैं इंग्लिश में इसे चालक को। INCENTIV। तो दोस्तों 3 तो ये हो गए, यानी आवश्यकता, उसके बाद में चालक, और उसके बाद में क्या हो गया? प्रोत्साहन। अब बचा है एक अभिप्रेरक। तो अभिप्रेरक होता है क्या है दोस्तों? अभिप्रेरक के बारे में ये याद रखना, मोटिव के बारे में। अभिप्रेरक जब हम तीनों को सम्मिलित कर लेते हैं, तीनों किसको? आवश्यकता को हमने सम्मिलित कर दिया। नंबर 2 दोस्तों देखिएगा, हमने आवश्यकता को सम्मिलित कर दिया, उसके बाद में हमने सम्मिलित किया इसमें चालक को, और उसके बाद में हमने सम्मिलित इसमें किसको किया? प्रोत्साहन को किया। तो इन तीनों का जो योग होता है उस योग को हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरक कहते हैं। और इस अभिप्रेरक के फलस्वरूप हमारे अंदर उत्पन्न क्या होती है? अभिप्रेरणा होती है। तो दोस्तों ये अभिप्रेरणा के मुख्य क्या थे? स्रोत थे। अभिप्रेरणा के ये मुख्य स्रोत है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये जो अभिप्रेरक है
इस अभिप्रेरक का विभाजन कई मनोवैज्ञानिकों ने किया है। तो हम पढ़ते हैं ये अभिप्रेरक क्या होता है और इस अभिप्रेरक का विभाजन क्या है। दोस्तों याद रखना, यहीं से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, अभिप्रेरक होते क्या है। जब आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन को सम्मिलित कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरक कहते हैं। इन अभिप्रेरकों के दोस्तों अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार बताए हैं। जैसे देखिएगा, पहला एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो, इसका दोस्तों आपने नाम सुना होगा। अब्राहम मैस्लो ने यह मानवतावाद या आशावाद के जनक है। इन्होंने आवश्यकता या मांग का सिद्धांत दिया था और कहा कि व्यक्ति के पास में 5 प्रकार की मांगे होती है। इन्होंने दोस्तों अभिप्रेरकों के 2 प्रकार बताए हैं। इन्होंने अभिप्रेरकों के कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार बताए हैं। पहला जो प्रकार बताया वो बताया कि अभिप्रेरक जन्मजात होते हैं, और दूसरा इन्होंने जो प्रकार बताया वो बताया कि अभिप्रेरक अर्जित होते हैं। अभिप्रेरक कैसे होते हैं? अर्जित होते हैं। जो जन्मजात होते हैं, जैसे देखिएगा भूख एक जन्मजात अभिप्रेरक है। जैसे देखिएगा प्यास, नींद, ये इस प्रकार के जो भी अभिप्रेरक है दोस्तों, ये अब्राहम मैस्लो ने कहा कि अभिप्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। पहला जन्मजात, वह आवश्यकताएं, वह चालक और वह प्रोत्साहन जिनका सब कुछ संबंध जन्मजात से होता है, उनको इन्होंने नाम दिया जन्मजात। दूसरा दोस्तों इन्होंने नाम दिया अर्जित। यानी देखिएगा, समाज में रहकर हम अर्जित क्या करते हैं? प्रतिष्ठा। समाज में रहकर हम अर्जित क्या करते हैं? पुरस्कार। तो इन्होंने देखिएगा दोस्तों, जो पुरस्कार, प्रतिष्ठा, अर्थात हम यूं कह सकते हैं सम्मान, इन्होंने कहा ये जो अभिप्रेरक है, ये अभिप्रेरक कैसे है? अर्जित है। और ये जो है वो कैसे है? जन्मजात है, जिनको हम जैविक भी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं। जब भी नाम ये आए दोस्तों कि किस मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरकों को 2 प्रकार में अर्जित और जन्मजात के रूप में विभाजित किया, तो उनका नाम क्या है दोस्तों? अब्राहम मैस्लो। दूसरा दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है थॉमसन। दूसरा एक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है थॉमसन। थॉमसन ने भी दोस्तों 2 प्रकार के बताए हैं। नंबर 1 इन्होंने बताए स्वाभाविक, नेचुरल, स्वाभाविक, और नंबर 2 जो बताए हैं वो नंबर 2 बताए कृत्रिम। ये जो प्रकार बताए हैं दोस्तों, ये दोनों प्रकार बताए किसने? थॉमसन ने बताए। थॉमसन ने कहा अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वाभाविक और नंबर 2 क्या होते हैं? कृत्रिम। जैसे इन्होंने कहा कि स्वाभाविक कौन कौन से होते हैं, जैसे देखिएगा दोस्तों खेलना, जैसे सुख प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना, ये इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं। जैसे देखिएगा कृत्रिम के अंदर, जैसे इन्होंने कृत्रिम के अंदर बताया, जैसे दंड, जैसे पुरस्कार, जैसे देखिएगा सम्मान, वही वापस विभाजित किए जो अब्राहम मैस्लो ने बताए हैं। तो थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरकों के कुल कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। और देखिएगा तीसरा एक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों जिनका नाम है गेरिट। और गेरिट ने अभिप्रेरकों के, किस मनोवैज्ञानिक ने दोस्तों? गेरिट ने अभिप्रेरकों के कुल 3 प्रकार बताए हैं। पहला जो प्रकार बताया, कहा कि अभिप्रेरक कौन से होते हैं? जैविक अभिप्रेरक। जैविक अभिप्रेरकों में वे बताए कि वह अभिप्रेरक जो जन्मजात होते हैं, वह अभिप्रेरक जिनका संबंध जैविकता से होता है। जैसे देखिएगा भय, जैसे क्रोध, जैसे प्रेम, ये सब कुछ कैसे होते हैं दोस्तों? जैविक होते हैं, जन्मजात होते हैं। तो इनके अनुसार अभिप्रेरकों का जो पहला प्रकार है वो जैविक है, और जो दूसरा इन्होंने प्रकार बताया वो बताया मनोसामाजिक। हम यूं कह सकते हैं मनोसामाजिक या मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। जैसे देखिएगा रचनात्मकता, जैसे देखिएगा चिंतन, ये सारे के सारे जो अभिप्रेरक है वो किस प्रकार के? मनोसामाजिक है। तीसरे जो इन्होंने बताए वो बताए नंबर 3। देखिएगा नंबर 3 इन्होंने जो अभिप्रेरक बताया वो बताया सामाजिक अभिप्रेरक। सामाजिक अभिप्रेरक में इन्होंने कहा जैसे प्रतिष्ठा कहां मिलती है? समाज में मिलती है। जैसे सम्मान कहां मिलता है? समाज में मिलता है।
तो दोस्तों ये अभिप्रेरकों के 3 प्रकार है, और ये अभिप्रेरकों के 3 प्रकार बताए किसने? गेरिट ने बताए हैं। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इसमें याद क्या करना है दोस्तों? इनको एक ही है कि इनको रटना ही होगा। देखिएगा, कई विद्यार्थी ये भी बह रहे हैं पलायन भय, ये दोस्तों मूल प्रवृत्तियां और संवेग है। इन्होंने कहा कि जो भी जन्मजात होते हैं वो क्या होते हैं? अभिप्रेरिक। कैसे? जैविकीय अभिप्रेरिक होते हैं। इनमें आपको ये याद रखना है, अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरकों के 2 प्रकार बताए, पहला जन्मजात और दूसरा कृत्रिम। जैसे दूसरा प्रकार बताया थॉमसन ने, और थॉमसन ने जो बताया वो क्या बताया? स्वाभाविक, और दूसरा बताया कृत्रिम। और इनमें ये याद रखना, इन्होंने अर्जित, कृत्रिम नाम नहीं लिया है, क्या लिया? अर्जित। और दूसरा कौन सा लिया? जन्मजात। इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं दोस्तों। जो इनके जो 3 प्रकार है वो 3 प्रकार कौन से है? पहला जैविकीय अभिप्रेरक, दूसरा मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, और तीसरा सामाजिक अभिप्रेरक। इनमें से सीधा सीधा पूछा जाता है दोस्तों, 3 प्रकार दे दिए जाएंगे। जैसे ये 3 प्रकार दे दिया, बताओ निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिकों ने या किस मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरकों को इस रूप में विभाजित किया? तो दोस्तों ये थे अभिप्रेरकों के प्रकार। हम दोस्तों आज इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इसी अभिप्रेरणा के बारे में और चर्चा करेंगे। आप पहले इस एक बार वीडियो को पुनः देखें। कल हम अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत पढ़ेंगे कि अभिप्रेरणा के प्रमुख कौन कौन से सिद्धांत हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, कल हम फिर मिलते हैं। और आप एक बार वापस वीडियो देखो। और दोस्तों ये यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप जिस मोबाइल में देख रहे हो उस मोबाइल की स्क्रीन को छोटा करके जो लाइक का बटन है उसको दबाओ, और उसके बाद में आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और दोस्तों अगली क्लास कल कितने बजे होगी इसकी जानकारी यदि आपको पहले पता करनी है तो दोस्तों इस वीडियो को आप एक बार उत्कर्ष का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद में जब भी क्लास होगी मनोविज्ञान की तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहले ही आ जाएगा, इतने बजे से होगी और इतने बजे तक चलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, कल हम फिर मिलते हैं वापस। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.